कसरत है, और जब वो अपनी खून पसीने की कमाई का दाम मांगता है तो ये सरकार उसके रास्ते में कीलें बिछाती है, उसे गोलियों से लूलुआन करती है। और एक गरीब किसान की बेटी होने के नाते मैं इस मंच से उन किसानों को अपना समर्थन पेश करती हूँ और उन संगीन नफरती चिंटुओं से कहना चाहती हूँ जो सुबह 5 मिनट उठकर गमले में पानी देते हैं, जिन्होंने कभी खेती नहीं की, वो हम खेतीहर समाज को सिखाते हैं कि कौन असली किसान है और कौन नकली किसान है। अरे जिनकी 7 पुश्तों ने हल की मूठ नहीं पकड़ी, वो क्या हमें बताएंगे कि कौन असली किसान है और कौन नकली किसान है। दोस्तों, आज मणिपुर के अंदर हमारी महिलाओं के साथ जो हैवानियत, जो बर्बरता की जा रही है, वह नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरह से गोलियों के दम पर, बंदूक के दम पर उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और हमारे देश का निकम्मा प्रधानमंत्री, वो निकम्मा गृह मंत्री अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डील करने में बिजी है। वो कहता है साथी कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, तो ये निकम्मापन नहीं चलेगा। मैं अपनी कैंपस की महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि बीएचयू के अंदर जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है, इन्हीं संघी गुंडों ने, इन्हीं संघी रेपिस्टों ने, आईआईटी के इन संघी गुंडों ने उस आईआईटी की महिला का गैंगरेप किया था। और इस तरह यही संघी गुंडे हैं जो हम महिलाओं के साथ जघन्य आपराधिक मामले करते हैं साथी। और मुझे आशंका है, इस मंच के सामने मैं अपनी आशंका पेश करती हूँ कि अगर एबीवीपी को इस कैंपस से नहीं खदेड़ा गया तो वो दिन दूर नहीं कि वो बीएचयू की घटना इस जेएनयू में भी घट सकती है। साथियों, इस कैंपस में संघ का एक बगल बच्चा संगठन है जो कहता है कि हम खून से तिलक करेंगे और गोलियों से आरती। अरे भाई बताओ, संघी गुंडों बताओ कि तुम किस बिरादरी के लोगों का खून से तिलक करना चाहते हो? क्या तुम हम महिलाओं का, किस मजहब के लोगों का खून से तिलक करना चाहते हो? क्या हम महिलाओं की गोलियों से आरती उतारना चाहते हो? क्योंकि हम महिलाओं की बेखौफ आजादी, हमारा बेखौफ घूमना, हमारा बेखौफ चलना और बेखौफ इनके सामने आकर राजनीति करना इनके पेट से पचता नहीं है साथी, क्योंकि ये सामंती लोग हैं। अरे ये तो उस मनु के चेले हैं जिस मनु ने कहा था कि महिलाओं को घर के अंदर बंद करके रखना चाहिए। बैठ जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, कुर्सी तभी लेके बैठा था। साथियों, जिस तरीके से इस कैंपस में पीएचडी में जेंडर डिप्रिवेशन पॉइंट खत्म करके लगातार इस कैंपस में महिलाओं की आबादी को कम किया जा रहा है, ये चाहते हैं कि महिलाएं जो थोड़ी सी बची है कैंपस में वो इस कैंपस को छोड़कर चली जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देना चाहेंगे। साथ ही हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी महिलाओं को मांग को लेकर हमेशा मुखर रही है, और जब रिजर्वेशन बिल लाया गया हमारे नेताओं ने सवाल किया कि इसमें स्मृति ईरानी को तो जगह है, लेकिन भगवतिया देवी को जगह क्यों नहीं है, महाराजी देवी को जगह क्यों नहीं है, उस घास छीलने वाली महिला को जगह क्यों नहीं है, उस गोबर पाथने वाली महिला को जगह क्यों नहीं है। और जब उन महिलाओं को जगह नहीं होगी तो ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई बिल हम पारित नहीं होने देंगे साथी। और हम जब भी ऐसा कोई कानून आएगा
उसका पुरजोर विरोध करेंगे। बोलो ना आप अपने मेंबर साथियों, उसको बोल रहा हूँ ना, इस अच्छे से मेरे कैंपस को में बोल रही है। हिंसा अभी के रिकॉर्ड साथ करना साथ चाहूंगा। 50 सालों से अभी बहुजन रिकॉर्ड प्रतिभाओं का होती साइड हो कत्लेआम जाना, जारी है। वाइबा के अंदर बैठकर ये द्रोणाचारी प्रोफेसर हम बहुजनों का अंगूठा काट रहे हैं। और साथ ही मैं ये बात कोई हवा में नहीं कह रही हूँ, इसी जेएनयू प्रशासन द्वारा बनाई गई ये अब्दुल नाफे कमेटी की रिपोर्ट चीख चीख कर कहती है, ये चीख चीख कर कहती है रिपोर्ट कि बहुजन लोगों के साथ वाइबा में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। बताइए साथी, ऐसे में हम पीडीए के लोगों का, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं का पीएचडी कौन कराएगा? कौन दाखिला लेगा हमारा साथी? साथियों, पार्लियामेंट और डीओपीटी का डाटा कहता है कि 2019 से पहले विश्वविद्यालयों में ओबीसी प्रोफेसरों की संख्या 0 थी, 0। और पिछले 70 सालों में देश के विश्वविद्यालय में कैसी थोथी प्रगतिशीलता और कैसा थोथा राष्ट्रवाद का खेल चल रहा था कि जो 90% आबादी है उसको 10% भागीदारी मिली है। कैसी प्रगतिशीलता थी साथी? आप बताइए साथी कि ओबीसी, दलित, आदिवासियों को पीएचडी कौन करवाएगा? हमारे लोग एसी, ईसी, एचओडी, डीन, वीसी कैसे बनेंगे साथी? इसका जवाब दीजिए और अब तय करिए कि गलती किसकी है, गुनहगार किसका है। हम बहुजनों का आखिर वो गुनहगार कौन है जिसने हमें 70 सालों से रोका किसी विश्वविद्यालय की दहलीज पार करने में? आप बताइए और आज तय कीजिए साथी। और साथियों, 1970 से यह कैंपस लाल था और वो लाल का दावा करने वाले बताएं कि 2007 से 2016 तक इस कैंपस में ओबीसी, दलित, आदिवासियों को नॉट फाउंड सुटेबल क्यों किया गया था? साथ ही ये कहते थे कि बहुजन अवेलेबल ही नहीं है। अरे जब हम अवेलेबल हुए तो ये कहते थे कि बहुजन एलिजिबल ही नहीं है। जब पढ़ लिख कर हम एलिजिबल हुए तो ये कहते हैं कि बहुजन सुटेबल ही नहीं है। ये कैसा घिनौना मजाक कर रहे थे आप हमारे साथ? कैसी थोथी प्रगतिशीलता थी आपकी? अरे आप हर बार कपड़ा बदल के आते हैं लेकिन अंदर से आप वही सामंती हैं जो बहुजनों का अंगूठा काटते हैं। आप वही द्रोणाचार्य हैं साथी जो हमें एनएफएस कर देते हैं। और साथ ही मैं जिस स्कूल से हूँ, जिस सेंटर से हूँ, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में अभी हाल ही में एक ओबीसी प्रोफेसर की सीट एनएफएस की गई है। और बड़े शर्म की बात है साथी कि इंटरव्यू देने में जेएनयू का पीएचडी होल्डर शामिल था। बताइए कि जेएनयू का पीएचडी किया हुआ व्यक्ति जेएनयू में ही प्रोफेसर बनने के लिए सुटेबल नहीं है, तो वो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? क्या संघ में जाके लाठी बाजना एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है? स्पीकर प्लीज एड्रेस टू द चेयर। साथियों, सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति इस कैंपस में माइनॉरिटीज की है। सबने माइनॉरिटीज को वोट बैंक की तरह प्रयोग किया है लेकिन किसी ने उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की है। हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकार माइनॉरिटीज को दिया है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है। और अपनी पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए हम इस कैंपस में माइनॉरिटीज के लिए इस मंच से माइनॉरिटी रिजर्वेशन और माइनॉरिटी डिप्रोशन पॉइंट की मांग करते हैं। और जो ओबीसी साथी आज डिबेट को सुन रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि 2007 में जब मंडल 2 लागू हुआ तो मिनिस्ट्री ने Speaker, please ओबीसी wind up your speech. Your time is over. हॉस्टल बनाने के लिए Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over.
Speaker, please wind up your speech.